ताई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बच्चे को अभी अस्पताल ले जाना है, एम्बुलेंस बुलाओ, चाहे उसके पास क्षमता हो ना हो, वो सबसे पहले इस काम में लग जाता है। और आप लोगों ने उस काम को सबसे पहले उठा लिया है, तो सबसे बड़ी बधाई कि आप समाज के लिए जीते हैं, बाकी सब लोग अपने लिए जीते हैं और आप सब लोगों के लिए बहुत। तबरेज जी, आप सुबह से लगे हुए हैं, सब लोगों की अलग अलग तरीका से प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिहार पे एक बड़ा अजीब सा है और पता नहीं इस परंपरा को आप अपने यहाँ मत आने चाहिए, क्योंकि आरती जी ने अभी भाषण दिया महिलाओं के ऊपर, तो हम किसी से पूछते हैं कि भैया आप कौन है, तो हम मुखिया जी हमारे यहाँ सरपंच को मुखिया जी कहते हैं, रामप्रीत नंदन जी मुखिया जी, सरपंच जी। तो हम पूछते हैं कि भाई वो तो सीट रिजर्व है, तो नहीं ये मुखिया पति है और ये मुखिया पत्नी है। तो वहाँ मुखिया जो है सरपंच, वो सरपंच पति है और सरपंच पत्नी है। ये परिभाषा मत आने देना आप अपने यहाँ, जो है सो वही दिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रॉक्सी में बहुत कुछ काम चलता है। तो अपने यहाँ भी थोड़ा ये इसमें परहेज करना होगा। इसलिए आप सब लोगों को ये टाइटल तो कभी देना ही मत अपने हस्बैंड को कि मैं सरपंच पति हूँ, या वो देना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो फिर सिस्टम बिगड़ता है, और जब बिगड़ता है तो फिर हम लोग जैसे लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। तो एकदम उसको बनाए रखना चाहिए। दरअसल हम देख रहे थे कि शर्मा जी की पत्नी सरपंच हो, सरपंच पति हो गए ये, तो फिर तो ये एक सिलसिला चलता है। लेकिन ये राजनीति में इस प्रकार की परिभाषाएं चलती रहती हैं, कोई बहुत आपत्ति का विषय नहीं है। मैं सोच रहा था कि आप सब क्या है, तो सच पूछिए तो आज आप अपने अपने पंचायत के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ उसी ताकत के साथ आप विधायक हैं, आप सरपंच हैं, आप मंत्री हैं, और अपने अपने उस महकमे के लिए जहाँ पर आप हैं, चाहे वो बीडीसी हो या निचले स्तर पर तीसरे टियर पर हो, आप वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इस बात को मान के चलिएगा, और जिस दिन इस ताकत को आप एहसास कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि बहुत सारे विषयों पर आपका सीधा 20 जिले में जितने लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिला परिषद होता है और मैं समझता हूँ कि बीडीसी जो आपके यहाँ बना है वो जिला परिषद के समकक्ष है, तो वहाँ एक अधिकार है। जो संविधान ने जिस प्रकार से 73वें संशोधन में हम लोगों ने तय किया था कि ये 3 टियर गवर्नेंस सिस्टम होगा, उसमें ये मान के चला गया तो जिला परिषद जो आपके यहाँ बीडीसी है वो अपने आप में किसी जिला के लिए असेंबली है, और उसके सदस्य जो होंगे वो उसके विधानसभा के सदस्य के रूप में होंगे, और यही सोचा गया था। लेकिन शायद वो स्वरूप उभर के नहीं आ पाया, क्योंकि इस देश में मजबूरी थी, क्योंकि देश आज़ाद हुआ, उसके बाद अंग्रेज गए, उसके बाद हुआ कि देश को एकजुट रखना है, तो सांसदों की भूमिका लाई गई, पूरे भारत को एक करना होगा। उसके पश्चात राज्यों को चलाने के लिए विधायकों की भूमिका और मुख्यमंत्री की भूमिका बनाई गई, और उसमें ये कड़ी छूट गया था। दरअसल अगर इस कड़ी से अगर देश की शुरुआत होती और देश अंग्रेजों से ना हो करके देश में अगर हमारा देश अगर आज़ादी के से पहले अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती, तो शायद ये जो महकमा है, जो पंचायत के स्तर पर, जो सरपंच के स्तर पर, अगर यानी यहाँ से हम शुरुआत करके ऊपर जाते तो शायद देश का ही नक्शा कुछ और होता। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो नहीं हो पाया। मित्रों, आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर में शायद हम सब भी 30 वर्षों तक राजनीति में रहने के बाद, जगन्नाथ जी लगभग 40 वर्षों से राजनीति में हैं, आपके पास ये साधन कहाँ है? और मैं आज तक सांसद के रूप में जब मुझे कोई बात का पता नहीं चलता है तो मेरे पास एक फॉर्म जरूर रहता है, वो आरटीआई का। और आप अगर आपको लगता है कि जो सच्चाई आप तक पहुंचनी चाहिए, किसी नोटिस का, किसी संज्ञान का, किसी विषय का, किसी खर्च का, किसी ब्यूरो का, और अगर आपको लगता है कि कोई अधिकारी या ऊपर का शीर्ष अधिकारी या उससे भी ऊपर राज्य सरकार के स्तर पर, और हमारी भी जो केंद्रीय शासित प्रशासन है उसमें भी यदि आपको लगता है कि आपके अधिकार का वो अंश आप तक नहीं पहुंचता है, तो मैं समझता हूँ संविधान ने आपको एक बहुत बड़ा ताकत दिया है, वो आरटीआई का। और उस आरटीआई को जरूर अपने कक्ष में रखिए, अपने पास रखिए, क्योंकि देश के स्तर पर हम लोग जैसे लोग पार्लियामेंट के क्वेश्चन को आजकल कई बार हम लोग उतना महत्व नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ही के एक ऐसा स्थान था और असेंबली का ऐसा स्थान था जो सरकार से आप पूछ सकते थे कि भाई इसका क्या है। लेकिन आम आदमी के पास वो अधिकार नहीं था, क्योंकि उसे एमएलए बनना पड़ता, एमपी बनना पड़ता, विधानसभा में क्वेश्चन करना पड़ता, लोकसभा में क्वेश्चन करना पड़ता, तब वो उत्तर मिलता। देश की सरकार ने एक संविधान में संशोधन करके एक अच्छा एक्ट लाया था, आरटीआई एक्ट, और उसके कारण आज वो सशक्तिकरण का बड़ा केंद्र। तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि जब भी हो
और जहां आपको पुरानी योजनाओं के बारे में लगे कि कोई छिपाना चाह रहा है, कोई बताना नहीं चाह रहा है, तो आरटीआई का 10 रुपया खर्च होता है, उसका भी प्रक्रिया बना हुआ है। ये अध्ययन आप लोग जरूर करने का कोशिश करें। भारत की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, मैं इसलिए ये इंगित कर रहा हूं कि ये योजनाएं आपकी योजनाएं हैं और ये एक छोटा सा इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है, ये पूरा नहीं है। आज की तारीख में किसान क्रेडिट कार्ड, अगर आप अपने पंचायत में बैठ करके ये समीक्षा करना चाह रहे तो 2 लाख करोड़ आज किसानों को क्रेडिट के रूप में गया है। ये आपका भी हिस्सा इसमें बनता है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो आप अपने पंचायत में बैठ करके अगर तय करें तो 1 लाख करोड़ देश की सरकार और बाकी राज्यों के पास ये पैसे जा रहे हैं, इसमें आपका भी एक अंशदान बनता है। अगर आप मछली पालन की बात करें, आपके यहाँ तो ट्राउट है और भी कई तरह की मछलियां हैं, तालाबों का श्रृंखला है, उसमें भी भारत की सरकार ने जो मत्स्य योजना है उसमें भारत की सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए दिए, उसमें भी आपका हिस्सा है। 11,000 करोड़ दिया मैरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि आप उस पर घाट बनाना चाहते हैं, मछुआरे के लिए एक वहां पर स्टॉल बनाना चाहते हैं, इत्यादि बनाना चाहते हैं, और एक्वाकल्चर के लिए कोल्ड चेन बनाने के लिए, अगर आपको कोल्ड चेन बनाना है, अपनी मछलियों को वहां पर ट्राउट्स को एक बार जमा करके उस ठंडे मौसम से निकाल करके उसको स्विट्जरलैंड भी भेजना है तो कोल्ड चेन की जरूरत होगी। एक बार योजना बना के देखिए, और केंद्र की सरकार तो नहीं, आपके पास तो अपनी सरकार, जो केंद्र की सरकार आपके यहाँ बैठी हुई है, ये सब आपके पास इस राशि का अधिकार है। मैं आगे बढ़ता हूं। एनिमल हस्बेंड्री में इस कोविड के बाद, ये घोषणा है कोविड के बाद हुई, 15,000 करोड़ रुपया, हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपया, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया, और 19,000 करोड़ रुपया, लगभग 10 करोड़ परिवारों को फसल बीमा योजना, अगर आपकी अपने फसल का नुकसान हो तो आप उसके। कोविड एक बहुत बड़ी विभीषिका के साथ हम सब लोग इसको पार कर सके, पार गए, कुछ नुकसान भी हुआ। 3 वर्षों तक टूरिज्म इंडस्ट्री से लेकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से लेकर हर आदमी प्रभावित रहा, और देश की सरकार ने उसके बाद बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा मैं अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देश में आज कम से कम मेरे जैसे राज्य में, मेरे जिला में, जहां मेरी जिले की आबादी 50 लाख लोग हैं, जिस जिला में, वहां पर लगभग 70,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और उसको कोलैटरल लोन 10 लाख रुपए तक हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो अगर आप इसका निर्माण अपने पंचायत में कर सकते हैं तो उसे 10 लाख रुपए तक का लोन की सरकार ने कोविड के बाद व्यवस्था की है। स्ट्रीट वेंडर्स, आपके यहाँ वैसे भी लोग होंगे जो रेडी लगा करके फल बेचते होंगे, सेब बेचते होंगे, उनके लिए भी बहुत बड़ी राशि से केंद्र की सरकार ने। मनरेगा में जो भी देश भर में अलॉटमेंट था, कोविड के बाद उसमें 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि की गई। मुद्रा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो शिशु हो या उसके 3 श्रेणी है, सचमुच एक ऐसा है जिसमें ऐसी योजना है जो बैंकों तक पहुंच करके, हर कुछ बड़ा कठिन लगता होगा कि आखिर इसको प्राप्त कैसे करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी मैं एक सांसद के रूप में एक योजनाओं पर निगरानी रखता हूं। और हमारे यहाँ जब जिला की समीक्षा की बैठक होती है तो दिशा समिति की बैठक जो भारत सरकार में हर सांसद को करता है, मेरे यहाँ दिशा समिति की बैठक जब चलती है तो इस बार का जो प्रतिवेदन कलेक्टर हमारा सचिव होता है, इस बार का उसने जो प्रतिवेदन दिया 900 पन्ने का प्रतिवेदन था 2 दिन में, और उसमें उसे एक चीज के बारे में, क्योंकि उसके 3 महीने पहले से मैं लिखा पढ़ी शुरू करता हूँ, पूछना शुरू करता हूँ। आपके भी जो बीडीसी का है उसमें अगर आपका जो सचिव है उससे कहेंगे कि इतनी योजनाओं के बारे में मुझे जानकारी है, तो अगर उसके पास भी जानकारी नहीं होगी तो राज्य सरकार से मंगा के देगा, लेकिन उसके पास देना है। और ये चेन आपको समझना बड़ा जरूरी है। और आज भी मैं छोटी छोटी योजनाओं को अपने यहाँ बैठ के समीक्षा करता हूँ, और कलेक्टर को, और एक चीज आप अपने अधिकार में कभी मत पूछिएगा, सरकार में एक चीज को कभी सरकार में लिखते जरूर रहिए। पत्र लिखना, कागज पर लाना, नंबर चढ़ा के देना और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना, ये आप जरूर कीजिएगा। सरकार में चिट्ठियां मरती नहीं, सरकार में वो चाहे 2 साल के बाद हो, 3 साल, वो चिट्ठियां घूमती रहती हैं। व्यवस्था ने, इंस्टीट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा प्रावधान किया है कि जो आपका लिखा हुआ होगा वो मर नहीं सकता, उस पत्र को कोई फाड़ के आज के युग में फेंक नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास अगर मेल से आपने भेजा है तो रिकॉर्ड होता है। लिखना कभी छोड़िएगा मत। अगर आपने पंचायत में, अपने बीडीसी में अगर आपको लगता है कि ये विषय को मुझे रखना है, एजेंडा बनाना है, प्लान बनाना है, और हर चीज को मिनट करवाए कीजिए। आप कहिए कि नहीं साहब, आज अगर ये बातचीत हुई है, हम सब लोगों ने बैठ के निर्णय लिया है,
तो अगले 48 घंटे में मिनट्स का ड्राफ्ट आना चाहिए, और मिनट्स के ड्राफ्ट के आने के बाद आप उसको वेट करेंगे और अगली बार फिर उससे आप पूछेंगे। तो हमेशा किसी भी चीज का कोई भी बैठक आप लेते हैं, किसी बैठक की अध्यक्षता करते हैं, अगर कोई अगला नहीं तैयार है तो आप अपने किसी सहयोगी को बोलिए कि लिखते जाओ, कल की तारीख में उसे टाइप करा के आप बोलिए कि यही बात हुई थी, उस पर उसका दस्तखत लीजिए, और न दस्तखत कोई अगर करे, अगर सही बात आपने जो कहा है तो सीधा सीधा गवर्नर साहब को लिखिए, सीधा अपने सरकार में सचिव को लिखिए। इन सब प्रक्रियाओं को जिस दिन आप अपने पंचायत स्तर पर, अपने पीडीसी के स्तर पर आप करना शुरू करेंगे, आपकी ताकत आप खुद देखना शुरू करेंगे कि अधिकारी आपकी बातों को कैसे सुनना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने आज तक किया, ये आज भी हम कहते हैं, हमारे बात हम कभी भी किसी से अगर फोन पर भी मेरी बात होती है तो मैंने इतने बज के इतने मिनट पर इस व्यक्ति को फोन किया, मैं एक कागज में डाल करके उस फाइल में छोड़ देता हूं। और इस तरह से अगर आपने अपना आपसे वो आपको आपका महत्व बढ़ता चला जाएगा, उसको पता चलेगा कि ये व्यक्ति होमवर्क करके रखता है। अगर किसी भी सरकारी अधिकारी से कोई भी अगर सरकारी व्यवस्था में बातचीत हो तो आप अपना रिकॉर्ड, चाहे वो दे या ना दे, लेकिन आप अपने रिकॉर्ड, क्योंकि ईमानदारी से आप जनता की सेवा में आए, उसमें लगे रहिए। और मैं इसलिए इन सब विषयों को रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप, हम में और आप में कोई फर्क नहीं, हो सकता है आपका कार्य छोटा हो, लेकिन कार्य का जो रूपरेखा है, जो स्ट्रक्चर है, जो पूरे देश में है, वो सब एक ही जैसा है। मैं इसी तरह से इंडस्ट्री में भी, स्मॉल इंडस्ट्री में जो मनोज सिन्हा साहब आज कह रहे थे, भारत की सरकार ने सब्सिडी में स्मॉल इंडस्ट्री बिजनेस में 5,94,000 करोड़ स्मॉल इंडस्ट्री बिजनेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने प्रोविजन किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एमएसएमई में 3 लाख करोड़ का कोलैटरल है। आपके बच्चे इस गांव में अगर छोटा उद्योग लगाना चाहते हैं तो 3 लाख करोड़, लेकिन ये जानकारी आपको किसी न किसी वेबसाइट पर जाना होगा, कहीं कागज पर लिखना होगा, अपने सचिव को कहना पड़ेगा जो बीडीसी का है अध्यक्ष, कि भाई हमें इसकी जानकारी चाहिए, हमारे यहाँ कितने बच्चे हैं जिनको इनको दिलवाना है। आप थोड़ा सा उस पर होमवर्क करना जैसे शुरू का। अभी मैं जब बाहर चाय के समय निकला था तो एक यहाँ पर बीडीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि मैं पहले यहाँ सरकार में मंत्री था। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री नहीं, आप उस महकमे के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आप उसको उस प्रकार से लेके चलेंगे। अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं मेरी बेटी है, मेरे साथ आई है, और भारत की सरकार ने अभी तय किया भारत नेट, और भारत नेट में पूरे भारतवर्ष में 70,000 करोड़ रुपया हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर का लाइन बिछना है, और 2.5 लाख पंचायतों तक जाना है, पंचायत घर तक जाना है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 6 लाख घरों में, 6 लाख गांवों तक हम इंटरनेट की व्यवस्था करेंगे। लेकिन इसका लाभ मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक दिन रात को मेरी बेटी मेरे पास आई, और वो लगभग 20-21 साल की है। उसने कहा, डैडी हमने एक रील पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पर, वो तो कहीं किसी गांव में भी उस दिन हो सकती थी। फिर उसने दिखाना शुरू किया, आप अनुमान नहीं लगाएंगे, अगर कोई अनुमान लगा अब हम लोग इतने दिन के राजनीतिक जीवन पर हैं, हमारा ट्विटर 6 लाख गया है तो मैं बहुत खुश रहता हूं। फेसबुक अगर 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख चला गया, उसने 4 दिन के अंदर उसके उस 7 सेकंड के रील ने 2 करोड़ लोगों ने देखा। मामला वहां खत्म नहीं हुआ। उसके बाद से वो घर बैठे, अभी वो पढ़ाई कर रही है, वो अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है, वो आजकल माइक्रो इन्फ्लुएंसर हो गई है, और देश भर के ब्रांड कंपनियों ने उसे अप्रोच करना शुरू कर दिया कि मेरे लिए ये छोटा सा आप अपने इंस्टाग्राम पर डाल दीजिए। और पिछले 3 महीने में उसने 4.5 लाख रुपया कमा लिया है। अब वो कहती है, डैडी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। आपकी भी बेटी अपने घर बैठे उस इंटरनेट से, और आपकी वादियां भी इतनी खूबसूरत है, आपकी नदियां इतने सुंदर हैं, आपका घर इतना सुंदर है, आपका सब कुछ, अगर आपकी बेटी एक छोटा सा रील 7 सेकंड का डालती है और घर बैठे 2 लाख रुपए महीने कमा लेती है, तो हम वैसे जम्मू कश्मीर की सपना देख रहे हैं, और हम भारत के प्रधानमंत्री आपको वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। करना ऐसे थोड़ी ना है कि हम यहाँ पर कुछ कल्पना, मैं अपने क्षेत्र में कहता हूँ, मैंने अपने 30 साल का पॉलिटिकल कैरियर समाप्त कर लिया है, मुझे बहुत कुछ नहीं है। जैसे अभी माननीय हमारे पाल साहब ने कह दिया, मैं राजनीति में थोड़ा बहुत बोर होने लगा हूँ, क्योंकि हर एक ही चीज को करते पता नहीं है। तो मैंने कहा कि अब मैं प्रोफेसर भी हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मुझे
वो भी खत्म, लॉयर भी, वो भी। फिर मैंने कहा मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा। और मैं श्रीनगर जब आता हूं तो मैं पैसेंजर के रूप में कभी नहीं आता हूं। पिछले 10 साल से मैं एक बड़े एयरलाइन का कप्तान भी हूं। और कल भी मैं जब आया था तो वर्दी में आया था, और कल 3 बजे भी जब जाऊंगा तो वर्दी में उस विमान को लेके जाऊंगा। हमारे पीछे 180 पैसेंजर भी होंगे, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ नया करना है राजनीति में। और जब राजनीति में आप कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, शौक से करते रहेंगे, किसी चीज पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो आपको लगेगा कि जीवन का कोई मतलब है। और मैं समझता हूं कि ये चीज बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोगों को लेके चलना होगा। मैं इसलिए ये संदर्भ आपको इसलिए दे रहा हूं अभी। और अभी मैं 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, सामान्य रूप से ये बातें मैं शेयर नहीं करता, परंतु आप लोग इतने दोपहर के बाद हैं। मैं आज से 72 घंटे पहले जर्मनी में था, और उससे 6 घंटे पहले मैं ग्रीस में था। और मैं पिछले 8 दिन से, कोविड के बाद भी कुछ जाने का मौका मिला, मैं पिछले 8 दिन से एक क्रूज शिप पर था जो, और मैं हर चीज को, यात्रा को एकेडमिक लेता हूँ, एजुकेशनल लेता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तो मैं एक स्थान पर उतरा ग्रीस में, जिसका नाम है सेंटोरिनी। कुछ वहां की आबादी 12,000 है, और वहां दिल्ली से बड़ा और पंचायत है। वहां जितना टूरिज्म है वो एक पंचायत कंट्रोल करता है, जिला भी नहीं है साहब, वो पंचायत है, 12,000 के लोगों का है। और वहां प्रत्येक साल 8 लाख लोग टूरिस्ट आते हैं। वहां की आमदनी, उस छोटे से पंचायत की आमदनी लगभग 900 करोड़ रुपया है, और उसका हवाई अड्डा दिल्ली के हवाई अड्डे जितना बड़ा है। अब आप सोचिए, आज से 50 साल पहले उन लोगों ने ये तैयारी कर ली। उनको किसी की जरूरत नहीं। ग्रीस का एक छोटा सा टापू है, उसी प्रकार से आप रोड्स चले जाइए, उसी प्रकार से आप मिकोनोस चले जाइए। तो देश में एक बार मैं लोगों को क्या कहता हूं, मैं अपने लोगों को ये कहता हूं, आज की तारीख में मैं ये शेयर नहीं करना चाहता हूं, मेरे माननीय सांसद बैठे हुए हैं मेरे जिला में, क्योंकि मैं फ्री हूं, मुझे कागज पढ़ करके योजनाओं का, ये तो योजनाएं जो है आपके पंचायत तक पर, अगर आप थोड़ा और मेहनत कर दीजिए, थोड़ा सा और भी अध्ययन करना शुरू कर दीजिए, ग्रामीण सड़क पर, नेशनल हाईवेज पर, फलाने पर, ढिमका पर, तो आप सैकड़ों करोड़ रुपया अपने जिला में, अपने ब्लॉक में, अपने पंचायत में ला सकते हैं। सिर्फ उसके लिए कागज की कार्रवाई करना, उसकी तैयारी करना। आज के तारीख में मेरा जिला सारण है, बिहार में, और मैं गिनती के साथ, दावे के साथ एक कलम कागज से लिख दूंगा कि मेरे जिला में आज के तारीख में 16,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। और ये आपको अजीब लगेगा सुन करके, लेकिन मैंने करवा रखा है। गैस पाइपलाइन गांव तक, शहर ही नहीं, 3 लाख घरों तक गैस का पाइपलाइन। हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया देश में, वो तो बढ़िया चला ही चला, लेकिन अब हमने एक बड़ी योजना देश के प्रधानमंत्री ने दी थी, उसको अपने जिला तक ले गया हूं। वहां से 3 लाख घरों का नक्शा बना के अगले 3 साल के भीतर एक घर में एक चूल्हा, जिस तरह से पानी का नल से आप पीते हैं पानी, उसी प्रकार से घर का चूल्हा गैस पाइपलाइन से। इसके लिए थोड़ा सा अध्ययन करना, थोड़ा सा इंटरनेट पर जाना, लोगों से पूछना, लिखना, पार्लियामेंट आके साइट पर जाइए और उस साइट के क्वेश्चंस को आप पढ़ना शुरू कीजिए। आज शाम से पढ़ना शुरू कीजिए, आपको इतना इंफॉर्मेशन मिलेगा देश के बारे में, आप अचंभे में पड़ जाएंगे। आप सिर्फ अपने विधानसभा के पुराने यहाँ की परंपराओं के बारे में कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट के वेबसाइट पर जाकर के कश्मीर से जुड़े हुए तमाम सवालों को आप एक बार पढ़ना शुरू कीजिए, और देश के सवालों को उसमें पढ़ना शुरू कीजिए। किस राज्य को कितना पैसा गया, आप चकित हो जाएंगे। उस सब में आपका अधिकार है। और क्योंकि आपके बीच में कोई सांसद जी ऊपर है, वो तो भारत सरकार के मंत्री हैं, उसके बाद बीच में विधानसभा की प्रक्रिया अभी नहीं है। जब एक बार सब कुछ ठीक होगा, राज्य की सरकार और हमारा कमिटमेंट भी है, तो इस बीच में कोई नहीं, ये हिस्सा आपका है। और इस हिस्से की पहचान अगर आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप, जैसे भारत की सरकार ने कोविड के बाद, अभी प्रधानमंत्री जी ने सेकेंड फेज जो कोविड का है वो लगभग 30,000 करोड़ का सब राज्यों को गया है। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है, अब आप ही उसको तय करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी हर डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, उसमें कौन सी योजना, कितने अस्पताल, कितने बिल्डिंग, कितना डॉक्टर, ये सब आपने तय करना है।
तो वो सब है। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं इसलिए सब आपको इसलिए कह रहा हूँ। और पंचायतों को जो पिछले 15 साल में जो पैसे गए हैं वो 5,40,000 करोड़ का आंकड़े हैं। इसमें लगता है मुझे कुछ त्रुटि है, उसको सुधारने की जरूरत है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहने आया हूँ कि हम सब जनप्रतिनिधि हैं। हम लोगों ने अपने पॉलिटिकल लाइफ को इसलिए संवारा है और लोगों तक हम लोग आज हम हो, जगदीप पाल जी हो, ओम बिरला साहब हो, मनोज सिन्हा, हम लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम लोगों ने अपना पॉलिटिकल लाइफ पूरा जीवन लगा दिया है इस काम में। पढ़ाई पढ़ करके हम, बड़ा आसान है इस देश में, अगर परीक्षा होता IAS इंडियन असेंबली सर्विस, अगर MLA बनने के लिए परीक्षा होता तो बहुत लोग परीक्षा देके चले आते। IPS इंडियन पार्लियामेंट सर्विस, अगर उससे कोई MMP बनने वाला होता तो हम लोग नहीं होते, कोई और पढ़ाई पढ़ के। लेकिन वो सिस्टम नहीं है। आपको जनता के बीच में जाके लोगों से मिलना है, वोट मांगना है। और इसलिए सबसे कठिन काम आपका है, लेकिन सबसे सेटिस्फाइंग काम आपका है। आप हम लोग आज इस उम्र में, मैं उनको रोज कहता हूँ, मेरा तो भाई, मैं तो अब हमको और कुछ करना है लाइफ में, मेरे पास समय बहुत कम बचा है। जब आप बोलते कैसे, हमें यही करना है, हम लोगों को अभी बहुत करना है। तो ये चर्चाएं चलती रहती है। और आप सब तो देखने में हम सब लोगों से बहुत यंग लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को बहुत लंबी राजनीति में रहना है और करना है। तो इसलिए, और आप, हो सकता है आपके बीच का ही कोई मुख्यमंत्री हो इस राज्य का, कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है। उस दिन हम सब लोग आपके शपथ में आएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस व्यवस्था में आपने अपना त्याग करके, आप जम्मू कश्मीर की इतने संघर्ष के बीच में, और कई बार आप सब लोग, मैंने कल सुबह से देख रहा हूँ, सुरक्षा की बात बहुत सही कहा। और मैं जानता हूँ कितना कठिन है, क्योंकि मैं जिस राजनीतिक जीवन में, जिस राजनीति से निकल के आया हूँ, छात्र राजनीति, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में छात्र संघ का अध्यक्ष था, वहां से निकल के बिहार गया, वहां विधायक बना, और मैं आपकी बात समझता हूँ कि कितना है। लेकिन मैं जिस राजनीतिक महकमे में था, वो समझिए एक समय का छोटा कश्मीर ही था। और देश का एक ही पार्लियामेंट है सर, जगदीपिका जी, एक ही पार्लियामेंट्री क्षेत्र है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा जिसके खिलाफ मैं चुनावी राजनीति में पिछले 30 साल से हूं, वो आप खुद समझ जाएंगे। नहीं हो तो थोड़ा गूगल सर्च बाद में कर लीजिएगा। मैंने एक ही चीज महसूस किया है, मैं भी बहुत, क्योंकि उस ताकत से लड़ना असंभव था, और 30 साल तक मैं उस ताकत से लड़ते लड़ते यहाँ पहुंचा हूँ। मेरे पास भी कोई सुरक्षा नहीं था। आज भले ही उस ओहदे पर पहुंचने के बाद सुरक्षा मिला, जिस समय सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोई सुरक्षा नहीं था। शायद वही आपकी ताकत बढ़ाएगा, और यदि आप उस लड़ाई को जीत जाते हैं तो उस शीर्ष तक पहुंचने में कोई आपको रोक नहीं सकता है। उस ताकत के साथ चलिए, सब ऊपर वाला तय करता है, सब कुछ तय होके आता है कि कितना बड़ा है। और मैं बताना चाहूंगा कि 2000 बिहार में 1990 से लेके 2004 तक कोई पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। और मैं अंतिम उदाहरण देना चाहता हूं, और चुनावी हिंसा में बिहार में मरने वालों की संख्या 1990 से लेके 1985 से लेके 2004 तक कोई चुनाव नहीं हुआ, और 1985 से लेके 2004 तक चुनावी हिंसा में मरने वाले लोगों की संख्या भारत में उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। कितने लोग चुनावी हिंसा में मारे गए, जो सामान्य रूप से आप देश के किसी कोने में और कश्मीर में भी नहीं देखे होंगे, जो इस हिंसा में मारे जाते थे। और 2000 का चुनाव, जो मैं चुनाव लड़ा, वो चुनाव पहली बार भारत के इतिहास में, चुनाव या तो काउंटर मैंड होता है, चुनाव कभी सस्पेंड नहीं होता है। और भारत का एकमात्र, और बिहार के BPSC में भी ये सवाल आया कि कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो बिना काउंटर मांड हुए पूरे के पूरे बूथों पर 100% रिपोल हुआ। एक बार चुनाव हो गया, फिर चुनाव आयोग ने आके देखा कि सब गड़बड़ है, तो उन्होंने कहा कि अब दोबारा रिपोल। काउंटर मांड नहीं हुआ, कैंडिडेट भी दोनों वही रहे। वो पहली बार 2004 में बिहार में हुआ था, जब मेरा और उस समय श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ संघर्ष था मेरा। और उस समय मैं दोबारा जब चुनाव हुआ, चुनाव में वाजपेयी जी की सरकार में मंत्रिमंडल में था, मैं चुनाव हार गया। लेकिन 2004 के बाद से बिहार में कभी हिंसा नहीं हुआ। कारण ये था कि 2005 में बिहार की सरकार ने पंचायतों का चुनाव का घोषणा कर दिया, और जब से बिहार में पंचायतों के चुनाव शुरू हो गए, जो संघर्ष होता था चुनावी,
जो बूथों पर जो लड़ाई होती थी, जो हत्याएं होती थी, वो खत्म हो गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केंद्रीय सरकार का ये निर्णय कि आपके यहाँ पंचायतों का और बीडीसी का चुनाव कराने के बाद जो आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान देश की सरकार ने आपके सहयोग से शुरू किया है, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो जन अधिकार वैसे व्यक्ति और वैसे तंत्र और वैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो आज से पिछले 70 साल में वंचित रहा है। और वो ताकत आप हैं, इसलिए ईश्वर तय करेगा, सुरक्षा ईश्वर देगा। आप अपने काम में लगन से लगे रहिए। हम बधाई देना चाहेंगे ब्राइट को, हमारे पार्लियामेंट को, हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ को, हमारे पार्लियामेंट के दूरदर्शन के स्टाफ को, सभी पत्रकारों को और आप सबों को जो आने वाले दिनों में अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकेंगे। आप सबको, जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम को बहुत बहुत बधाई।